रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अगर सपने बड़े हैं लेकिन रास्ता मुश्किल लग रहा है तो दीप स्तंभ फाउंडेशन है आपके साथ। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी अब बिल्कुल मुफ्त। आर्थिक रूप से कमजोर युवा, दिव्यांग, ऑर्फन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए पेश है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 2025। क्लासेस जलगांव, पुणे, दिल्ली और ऑनलाइन भी। परीक्षा होगी 3 जून 2025 और आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई 2025 होगी। सिर्फ 50 रुपए में फॉर्म। जरूर संपर्क करें www.deepstambh.org या कॉल करें 9168660074। जो अब तक छूट रहा था अब वो हासिल किया जा सकता है। दीप स्तंभ फाउंडेशन लेकर आया है मंच आपके सपनों को उड़ान देने का। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एमएस डे की, यानी वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे। आज 30 तारीख है। पूरे वर्ल्ड में इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस बार का जो थीम है वो एमएस डायग्नोसिस है। एमएस होता क्या है? क्या ये आरपीडी एक्ट के अंदर इस डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है? क्या अभी ये इनिशियल स्टेज पे है कि वर्ल्ड एमएस डायग्नोसिस थीम रखना पड़ा है? किस तरह के चैलेंजेस आते हैं जो लोग एमएस से जूझ रहे हैं? गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है? अवेयरनेस लेवल कितना है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। इस शो को आप सभी को सुनना चाहिए। जिन लोगों को एमएस के बारे में अवेयरनेस नहीं है उनको खासतौर पे ये शो सुनना भी चाहिए और आगे लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी में एक समावेशी माहौल बना सके और हर डिसेबिलिटी के बारे में अपनी समझ को बढ़ा सके। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ ऑनररी सेक्रेटरी हैं एमएस इंडिया के पुणे चैप्टर की आशा मर्चेंट जी, और साथ ही साथ हमारे साथ अंजलि जी हैं, जिनको पहले आप बहुत बार सुन चुके हैं रेडियो उड़ान पे, जो वर्ल्ड एमएस डे में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है, खुद भी एमएस उनको है और जॉइंट सेक्रेटरी हैं एमएस इंडिया के पुणे चैप्टर की। तो आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आशा मैम, सबसे पहले हमें बताएं, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये क्या है? सर, ये एक संस्था है जो एमएस पीड़ितों की बहुत ख्याल रखती है और उनकी जो भी मांगे हैं हम पूरा करने की बहुत कोशिश करते हैं और उन लोगों को मतलब सुखी रखना और साधारण जीवन में उनको भी सम्मिलित करना, उनको जैसे कुछ दिक्कतें न हो, उनके लिए दवाई दारू का इंतजाम करना, ये सब हम करते हैं जी। जैसे वो हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। बिल्कुल। अंजलि जी, दो चीजें बताएं हमें, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है, और जो थीम है इस बार का, हम ये समझना चाहते हैं कि डायग्नोसिस बहुत ही अर्ली स्टेज होती है, तो क्यों ये थीम रखा गया है? क्या आज भी हम वहीं स्टक हैं बहुत बेसिक लेवल पे, जहां लोगों को हमें इसके डायग्नोसिस के बारे में अवेयर करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। तो दानिश जी, थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कंडीशन है, जो अब हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक रिकग्नाइज्ड डिसेबिलिटी भी है, यानी कि भारत सरकार ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस को एक डिसेबिलिटी, एक विकलांगता की तरह इस एक्ट में ऐड किया है। इसका ये जो बीमारी है, जिसको हम एक्चुअली आम भाषा में बीमारी कहते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी आपकी ब्रेन में
कोई दिक्कत होने की वजह से आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ये शुरुआत में जब लोगों को होती है तो एकदम से आपको विकलांगता या डिसेबिलिटी जैसी कोई चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि वो बिल्कुल अदृश्य होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वही आपके शरीर के विरुद्ध काम करती है। आपको बचाने के बजाय वो आपके शरीर के सेल्स को अटैक करती है। और जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो ये वो नर्व सेल्स होते हैं, आपके ब्रेन के सेल्स। अब जब ये आपके सेल्स को अटैक करती है, नर्व सेल्स को, तो जो भी नर्व, जिस भी नर्व को उसने अटैक किया, शरीर के जिस अंग की नस को अटैक किया है, वो शरीर का हिस्सा डिसफंक्शनल हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। अब अगर सही से इलाज हो पाया सही समय पर, वक्त रहते, तो हम उस डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उस टाइम पर हम उसको रोक सकते हैं दवा पानी से। बट यदि ये पता ना चल पाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो नुकसान जो हो गया है अटैक से, उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, जिस वजह से कई केसेस में ऐसा होता है कि डिले होने की वजह से, पकड़ में ना आने की वजह से बहुत लोगों में ये डिसेबिलिटी बहुत विजिबल हो जाती है। इसलिए हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को एक तरीके से इनविजिबल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत आम होते हैं और हमें लगता नहीं है कि एक विकलांगता का रूप ले लेगा। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो थीम है इस बार, वर्ल्ड एमएस डे का जो थीम है, सॉरी, वो एमएस डायग्नोसिस क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि डायग्नोसिस यानी कि इस बीमारी को पकड़ पाना, इसकी जांच कर पाना ही शुरुआत में, मैं मुश्किल तो नहीं कहूंगी, बट बहुत ज्यादा स्वाभाविक नहीं होता। अब जैसे अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से कि मेरे पैरों में कोई पेन है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो शुरुआत के कुछ दिनों में कोई भी व्यक्ति जो जो यंग है, उसको ये लगेगा कि ये तो आम जो मेरा रूटीन है उस वजह से शायद हो रहा होगा। तो कई बार लोग इसको ध्यान नहीं दे पाते, और जब अगर चीजें बिगड़ गई और वो किसी डॉक्टर के पास चले भी गए मान लीजिए, तो वो एक रेगुलर फिजिशियन के पास जाएंगे। रेगुलर फिजिशियन के पास जाने का मतलब ये है कि वो डॉक्टर जरूरी तो नहीं है समझ पाएगा कि ये एक्चुअली न्यूरो कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो जो इसका डायग्नोसिस है वो सही से समय पे कई बार हो नहीं पाता है। और क्योंकि ये डिले होता है, यानी कि क्योंकि इसको समय कभी कभी लगता है, कई बार इसकी जांच के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, तो डायग्नोसिस में बहुत दिक्कत आती है। और आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी दानिश जी। हमारी एक संस्था है एमएस इंटरनेशनल फेडरेशन, जो यूके में बेस्ड है, जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया अफिलिएटेड मेंबर है, यानी हम उस बड़ी संस्था का हिस्सा है। उन्होंने एक रिसर्च करी, उनके रिसर्च के मुताबिक 83% ऑफ द कंट्रीज, 83% जो देश है वर्ल्ड के, वहां पर हर जगह पर ये बोला गया है कि देयर आर इश्यूज व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस। यानी कि इतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी संख्या के लोगों का मानना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस में बैरियर आता है। 83% ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस इश्यूज दैट प्रिवेंट एन अर्ली डायग्नोसिस, यानी जल्दी से समय पे पकड़ लेना। और क्योंकि ये जो बीमारी है ये यंग लोगों में जल्दी होती है, ये यंग अडल्ट में होती है, इसमें भी 69% जो है वो महिलाएं होती हैं। यानी कि आप सोचिए कि 50% से ज्यादा इनमें आपको यंग औरतें दिखेंगी जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोसिस होता है। अब अगर इस हद तक चीजें हो रही हैं, जब इसमें बैरियर्स आ रहे हैं, तो ये जरूरी समझा हमारी एमएस इंटरनेशनल फेडरेशन ने कि इस बार जब हम वर्ल्ड एमएस डे की बात करें तो डायग्नोसिस के साथ शुरुआत करें। क्योंकि हम लोग अगर बाकी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखें या सरकार की मुहिमें भी देखें, तो मोस्टली आपने सुना होगा कि अर्ली इंटरवेंशन पे बात होती है। अर्ली इंटरवेंशन का मायना क्या है कि आप सबसे पहले पकड़ के उस बीमारी के बारे में, उसका जल्द से जल्द उसके ऊपर हम काम करना शुरू करें, उसका क्योर करें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्योर तो नहीं है, लेकिन अगर सही से अर्ली पकड़ में आ जाए तो हम लोग डिसेबिलिटी का जो प्रोग्रेशन है, जो बढ़ती है, वो उसको हम स्लो कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस बार की जो थीम चुनी गई थी वो है एमएस डायग्नोसिस। आपके सवाल का जवाब। हाँ जी, आशा मैम हमारे रेडियो उड़ान पे सबसे सीनियर पैनलिस्ट हैं, पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। आशा मैम, आपसे दो चीजें समझना चाहता हूं कि जो एमएस पर्सन्स विद एमएस हैं, उनके सामने सबसे बड़े बैरियर क्या हैं आज की डेट में, और क्या पिछले दिनों में जो काम शुरू हुआ है, कुछ अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है इसको लेके? हाँ जी, अवेयरनेस तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हम लोग भी इतना कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान को पता चले ये क्या चीज़ है। आप हमें अवेयरनेस के बारे में पूछा है, तो मैं ये कहूँगी कि जितना बने
उतना हम प्रचार करते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, और इसे मतलब हल्के से न लें, और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, और जब जैसे डॉक्टर बताएं वैसे करते चले जाएं। और इतना ही नहीं कि हम सिर्फ बीमार लोगों की ये करवाते हैं, हम उनको डॉक्टर के साथ मिला भी देते हैं। और डॉक्टर को अगर पेशेंट खुद बता नहीं सकता है कि उनको क्या क्या हो रहा है, हम उनकी सहायता करते हैं और उसके लक्षण उनके डॉक्टर के सामने खोलते हैं, और फिर डॉक्टर लोग समझ पाते हैं कि जैसे कि कल हम लोगों ने एक बड़ा ही सभा रखा था जहाँ पे 5-6 डॉक्टर थे जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, और उन लोगों के पास से सवाल जवाब के जरिए हम लोगों ने बहुत लोगों को एमएस क्या चीज़ है वो अवगत कराया। एक्चुअली हमने एमएस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनकी मदद से अवेयरनेस में बहुत वृद्धि हुई है, और हमारे ऐसे 9 चैप्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष में। और पुणे चैप्टर ने अगर पर्टिकुलरली कुछ किया है जो हम बताना चाहेंगे वो ये है कि हम लोगों ने जीपी सेंसिटाइजेशन से शुरुआत करी, यानी क्या, जनरल प्रैक्टिशनर। अब यदि कोई व्यक्ति बीमार फील करता है या किसी को किसी भी तरीके के लक्षण आते हैं तो हम यूजुअली किसके पास जाते हैं? वही जो हमारे गली के आसपास में क्लिनिक है, उन डॉक्टर्स के पास। अब अगर उनको ये जानकारी नहीं होगी तो कैसे हम लोग इसको सही से पकड़ पाएंगे? इसीलिए एमएसएसआई पुणे ने जो सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था वो यही किया था कि हम लोगों ने जीपी सेंसिटाइजेशन, यानी उनको अवगत कराया एमएस के बारे में। तो भले ही उनको एमएस के बारे में हमने सिखाया नहीं, तो उनको सिखाया ये नहीं, हाँ उनको अवगत कराया कि जैसे आपके पास पेशेंट आ जाएं और उनके अमुक कुछ लक्षण हों तो उन्हें आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के उनको ट्रीट न करें और उनको स्पेशलिस्ट के पास भेज दें, तब जाके वो पेशेंट को पता चलता है। और जैसे वो स्पेशलिस्ट के पास चले जाता है तो फिर काफ़ी सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसको हम पेशेंट को भी मतलब बताते हैं और उनको सलाह देते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये वाला टेस्ट आप करवाओ। तो वो सारे उनको मतलब लीड करके उनको जिन जिन चीज़ों की मालूमात न हो वो सब उनके दिमाग में मतलब उनको सामने ला लेते हैं और उनका इलाज फिर आसान हो जाता है। राइट। अंजलि जी, 2-3 चीजें बताएं। एक तो ये वर्ल्ड एमएस डे की इम्पोर्टेंस कितनी है? दूसरा, 25 को आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली में, उसमें क्या बड़ी बातें निकल के आई? जी। तो वर्ल्ड एमएस डे की सबसे बड़ी बात तो ये है दानी जी की हम लोग देखते हैं कि डिसेबिलिटी सेक्टर में भी जितनी डिसेबिलिटीज है उनको हम ऑब्जर्व करते हैं किसी न किसी दिन। अब कोई भी डिसेबिलिटी के बारे में, फॉर दैट मैटर किसी भी विषय के बारे में जब हम कोई दिन बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि यदि जागरूकता कम है तो उस दिन के माध्यम से हम जागरूकता और बढ़ाएं, अवेयरनेस और फैलाएं। इसीलिए वर्ल्ड एमएस डे के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है ज्यादा है। अगेन रीजन यही है कि अवेयरनेस अब भले ही अब जाके थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन वर्ल्ड एमएस डे हम सालों से मनाते आ रहे हैं। एंड आई थिंक हर साल इसके ऊपर जब हम बात करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी विषय के ऊपर हो, जैसे इस बार हमारी थीम है एमएस डायग्नोसिस, तो हम डायग्नोसिस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हर साल जब ये थीम बदलती है और इसका अलग मुद्दा होता है, हम अलग अलग मुद्दों के जरिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अवेयरनेस ही नहीं करते, चाहे अगर उसके चैलेंजेस हैं हम उसके बारे में बात करते हैं और अवगत कराते हैं लोगों को कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऐसे ऐसे लेयर्स हैं, इस तरीके की दिक्कतें लोगों में आती है। स्पेशली हम लोग इनविजिबल के ऊपर भी फोकस ज्यादा करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्फ्रेंस हम लोगों की दिल्ली में हुई थी शनिवार को 24 तारीख को, वो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर्स को बुलाया था, न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट से लेके ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, बेसिकली मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स थे और पूरे भारतवर्ष से वो आए थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, चाहे आप एम्स बोलें, आप निमहांस बोलें, अपोलो, फोर्टिस, यहाँ के डॉक्टर्स आए। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बुलाया था हमारे साथ में। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से हमारे डेप्यूटी चीफ कमिश्नर मिस्टर प्रवीण अम्बष्ठा सर थे। हमने हमारे एनसीपीडीपी के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनुमान जी को बुलाया था, क्योंकि एनसीपीडीपी एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही करते हमने कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों को, ऐसा स्टेक होल्डर्स को बुलाया जिससे हम हमारी बात आगे रख सके और हम उनके साथ एलाईशिप बना सके, उनको हमारा
संगठन में जोड़ सके और आगे बातें बढ़ा सके। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट बातें निकल के आई वो ये थी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस तो एक प्रॉब्लम है ही, पर दिक्कत ये है कि जब हम यूडीआईडी की बात करते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो ये आंकड़े बहुत कम है दानिश जी। मैं बताना चाहूंगी हमारे सारे लिसनर्स को, श्रोतागणों को, कि अगर आप मेडिकल स्टेटिस्टिक्स देखें, यदि आप ऐसे ही देखने जाएं कि भारत में आमतौर पे लगभग कितने एमएस के पेशेंट्स होंगे, क्योंकि हम उनको मेडिकल टर्म्स में पेशेंट कहते हैं, तो कम से कम ये आंकड़ा 1.5 से 2 लाख आराम से क्रॉस करता है। ये भी बहुत पुराना रिसर्च है। मैं मानती हूँ पर्सनली कि ये आंकड़े ज्यादा होंगे, लेकिन आज जब 2016 में एमएस को एक डिसेबिलिटी बोल के मान्यता दी गई है, तो यूडीआईडी कार्ड कितने हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा स्वावलंबन का डैशबोर्ड है, उनके हिसाब से जो देश में आंकड़े हैं यूडीआईडी के ऑफ पीपल विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट्स ओनली 12,113, यानी जो कि बिल्कुल बहुत कम है। 12,500 भी नहीं, इनफैक्ट 12,113 ऐसे कुछ, जिसमें आपको ह्यूज डेटा गैप दिखता है। अब ऑफ कोर्स इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि आंकड़े कम क्यों हैं। इसका मायना ये भी हो सकता है कि अवेयरनेस कम है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग रजिस्टर करना नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि लोग नहीं जानते यूडीआईडी के बारे में। लेकिन क्या ये एक जिम्मेदारी भारत सरकार की या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नहीं है जिसमें हम इसके बारे में अवेयरनेस करें? तभी मैं कह रही हूँ कि वर्ल्ड एमएसडी की मान्यता क्या है कि अगर हमारी डिपार्टमेंट इसके बारे में ज्यादा चर्चा करे, हमारे पास सिप्डा की स्कीम है, स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसके तहत मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए अवेयरनेस ड्राइव्स क्यों नहीं कर सकते हम, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोग आके अप्लाई करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। अब अगर अप्लाई भी कर दे तो उसमें एक और प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने हमारे उस इवेंट में डिस्कस की थी पॉलिसी मेकर्स के साथ, कि इनविजिबल सिम्टम्स होने के कारण इन लोगों को यूडीआईडी सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल होता है। हालांकि ये बात भी सच है कि पिछले ही साल मार्च में असेसमेंट गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया था, जिसमें इनविजिबल सिम्टम्स को भी ऐड किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, जिसकी जांच हो। पर क्या आज सभी हॉस्पिटल्स और सभी डॉक्टर्स, सारे असेसमेंट पैनल इस बात को जानता है कि फटीग जैसे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे सेंसरी इश्यूज, ये सबका भी जांच करना जरूरी है यदि आपको सर्टिफिकेट देना है एमएस के लिए? इसकी भी जागरूकता कम है। इसीलिए वर्ल्ड एमएस डे की हमारे लिए बहुत मायने है, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को आगे लेके आते हैं, ना ही सिर्फ पॉलिसी मेकर्स बट पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर में। क्योंकि साथ में ही अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो ही मेरे ख्याल से हम कुछ अच्छा इम्पैक्ट देख पाएंगे और एक्चुअली हम पीपल विद एमएस जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव और अच्छा चेंज ला पाएंगे, उनको एम्पावर कर पाएंगे। तो आशा जी, ये देश बहुत बड़ा है। हाँ जी। और बहुत बड़ी आबादी हमारी गांव में रहती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोगों को पता कैसे लगे कि अगर किसी को सिम्टम है, तो आई एम श्योर कि एक बड़ी आबादी ने तो एमएस का नाम ही नहीं सुना होगा। तो लोगों को ये कैसे पता चले कि हमें कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो हमें एमएस हो सकता है? फिर इसके लिए जैसे आपने बताया कि डॉक्टर भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो ये उनको कैसे पता चलेगी हमें किस डॉक्टर के पास जाना है? तो इसके लिए क्या एमएस सोसाइटी क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, और लोगों को क्या करना चाहिए? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है वो मैं बात अभी नहीं उठाऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम एमएसएसआई की ओर से क्या करते हैं। गवर्नमेंट तो अपना काम करते जाएगी और हम हमारा काम करते जाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि हम लोगों ने पहले में तो एक ही बड़ा काम किया है, वो है वर्ल्ड एमएस डे, एक दिन को निमा देना, जिसकी वजह से सब लोग आतुर रहते हैं और सब लोग का दिमाग खुला रहता है कि जो हम बोलते हैं उस दिन वो सुनने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं, और जो भी हम बोलते हैं वो इनके दिमाग में सीधा बैठ जाता है। ये हम हर साल हमने देखा है कि जो भी उस दिन हम चलाते हैं उसका असर बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि कल हम लोगों ने एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स का किया था, जिसमें 4-5 डॉक्टर्स थे। हर एक डॉक्टर से हमने सवाल पूछा था और हर एक डॉक्टर ने इतने डिटेल में सवाल का जवाब दिया, और सारे जितने पेशेंट्स बैठे थे ऑडियंस में, उनको बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चला। जी। रूरल एरियाज में भी हम क्या करते हैं
एक CME करके एक ये होता है जिसको कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं। जैसे IMA करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी करते हैं। तो जब IMA करता है तो वो क्या, सारे जितने भी रूरल डॉक्टर्स होते हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं। वो सारे वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और हमारे पेशेंट्स भी बैठे हुए रहते हैं, और सबको ये बात एकदम सिंपल लैंग्वेज में उनको बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के उसके बारे में मालूमात फैला के वो जो उनके दिमाग में ठीक से बैठ जाए, वैसा हम लोग कोशिश करते हैं। तो आशा मैम ने जैसे बताया कि हम लोग किस तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ अवेयरनेस जो है वो गाँवों में, रूरल एरियाज में, क्योंकि बहुत जगह तक ये आवाज़ नहीं जाती। और आपने जैसे बहुत सही कहा दानिश जी कि वहाँ तो आप सोच ही नहीं सकते कि लोगों को MS पता भी होगा। तो जैसे मैम ने कहा कि हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में बहुत सारे ऐसे सेशंस करते हैं जहाँ पे हम लोग गाँव से या जहाँ जहाँ भी स्मॉल स्मॉल टाउन्स के जो डॉक्टर्स हैं, IMA उनको कंपल्सरीली इन्वाइट करता है कि वो इन सेशंस का हिस्सा बने और वो फिर अटेंड करके MS समझते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई पेशेंट उनके पास अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ आता है तो वो फिर न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं, और फिर कुछ पेशेंट्स जिनको MSSI के बारे में पता चलता है वो हमारे तक भी आते हैं। तो ये हो गया कि कैसे MSSI पुणे या MSSI इन जनरल हेल्प करता है अवेयरनेस बिल्डिंग में। अगर मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करूं तो डेफिनेटली जो सबसे अच्छी चीज हुई थी वो 2016 में जब हमको एक्ट में ऐड किया गया था वो था। लेकिन उस टाइम पर जो सिम्टम्स थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, जो कि आपको एक असेसमेंट के लिए काम आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक डिस्पैरिटी थी, उसमें कमियां थी कुछ चीजों को लेके, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जो कि MS के इतने ज्यादा डिसेबलिंग है लेकिन वो इनविजिबल है, यानी वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इतना प्रभावित करते हैं। और क्योंकि उनका जो वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो इतने इनविजिबल हैं कि आप बोल के नहीं बता सकते व्यक्ति को कि वो विकलांग है। उस वजह से ये होता है कि आप जब एक UDID का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो आपको मिल नहीं पाता है, आपको लोग सीरियसली लेते नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज ये करी कि MS सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे प्रयास किए थे और अपनी आवाज पहुंचाई थी सरकार तक कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ सिम्टम्स को इंक्लूड ना करें। और बहुत लोगों की मदद से, और मेरे जो पूरा विश्वास है कि ये मेरे ख्याल से कम्युनिटी ने जब ये आवाज बुलंद करी और हमें एक कमेटी में बैठाया गया MS सोसाइटी ऑफ इंडिया को कि आप बताइए कि क्या गाइडलाइंस आनी चाहिए, तो हमारे कुछ रिकमेंडेशंस को लिया गया। और पिछले ही साल सबसे अच्छी चीज जो सरकार ने की वो ये थी कि उनमें से जो 2 से 3 सिम्टम्स थे, जैसे कि ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, बार बार पेशाब लगना, बहुत दिक्कतें होती है पेशाब से संबंधित, फटीग, बहुत ज्यादा थकान होती है अनयूजुअल, ऐसा नहीं कि काम करने के बाद, फिर आपको सेंसरी डिसेबिलिटीज, हाथों में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये सब चीजें नजर नहीं आती है। और ये सब चीजें पहले असेसमेंट में एडेड नहीं थी, पर पिछले साल इतनी सारी मीटिंग्स और डेलिब्रेशंस के बाद भारत सरकार ने फाइनली इन सिम्टम्स को जगह दी है और अब हमारे एक्ट में एटलीस्ट इसको मैंडेट किया गया है कि आपको इसकी असेसमेंट करनी। तो सबसे अच्छी चीज ये की गई है जो इनिशिएटिव लिया गया है। दूसरा ये है कि इस बार डॉक्टर ये भी बोला गया है एक्ट में कि मैंडेटरीली जब आप असेसमेंट करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के तो उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। ये एक्ट में पिछली बार भी था पर मुझे नहीं लगता उस पर इतना दबाव दिया गया था, पर इस बार ये बोला गया है स्पेसिफिकली कि एक न्यूरोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है असेसमेंट पैनल में, जो कि एक किसी भी पर्सन को जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए असेसमेंट करने आया है उसकी जांच करे ताकि फेयर असेसमेंट हो सके, राइट असेसमेंट हो सके, परसेंटेज अच्छा मिल सके। और जो हाँ जी, मैं ये नहीं, आप कंटिन्यू करिए पहले फिर बात करते हैं। ओके। इसके अलावा जो आई थिंक भारत सरकार ने सबसे अच्छी चीज करी है वो ये है कि अब मैंने देखा है कि कुछ आई थिंक लॉबी मैं भारत सरकार तो नहीं कहूंगी बट डेफिनेटली आई विल से डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये है कि हम देखते हैं कि आजकल मोस्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में एटलीस्ट अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में डिस्कशंस हमने देखा है हो रहे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया को कुछ जगहों पर एक्चुअली में कंसिडर किया गया है, और अब आई थिंक इतना काम करने के बाद अभी एकदम से तो हमें नहीं दिखेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है, पर एटलीस्ट हमें वी हैव गॉट द सीट ऑन द टेबल, कि हमें वो जगह दी है, वो एक स्पेस मिली है जहाँ पे अब हम खुल के बात डायरेक्टली रख सकते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। प्लस एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स हैं CRCs जो है भारत में 21 CRCs हैं, तो क्योंकि अब
अंडर सिप्डा जो हमारी स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उसमें अवेयरनेस को लेकर कुछ चीजें आई थिंक सीआरसीज के अंडर भी हैं जहाँ पे उनको कुछ करना होता है, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो भी कुछ अवेयरनेस ड्राइव्स में इनिशिएटिव लें। तो आज हम लोग कम से कम 5 से 6 सीआरसीज हैं भारत में जिससे एमएस सोसाइटी जुड़ चुका है, क्योंकि वो एक सिप्डा के अंडर एक मैंडेट है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 1-2 सालों में, उसके पहले तक भी नहीं, एक्चुअली 2021-22 से हम देख रहे हैं ये चेंज कि सीआरसी नागपुर से शुरू करते हुए आज हमारे पास सीआरसी अहमदाबाद, सीआरसी भोपाल, सीआरसी लखनऊ, इनके साथ आज हम जुड़ गए हैं। और हर साल वर्ल्ड एमएस डे के मौके पर वो लोग जब इवेंट्स करते हैं, हमारे पेशेंट्स वहां बात करते हैं, हमारे मेंबर्स बात करते हैं, और अवेयरनेस हम देख रहे हैं कि अब सीआरसी खुद वो इनिशिएटिव लेकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है कि हम ये चीज कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अंजलि जी, मेरे फाइनल 3 सवाल हैं जी। मैं फिर अपने बेसिक सवाल पे आता हूँ कि जैसा कि मैं इस सेक्टर को समझता हूँ जी। बहुत सारे एरियाज में आज भी पेशेंट्स को खुद से पता नहीं चलता होगा कि उनको एमएस है, और वो डॉक्टर्स के पास जाते होंगे जहाँ डॉक्टर को भी नहीं पता कि उन्हें एमएस है, तो वो किसी भी तरह का इलाज करते होंगे और वहाँ उस लेवल की अवेयरनेस नहीं पहुंची है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, 1। 2, आज के टाइम में एमएस पीपल विद एमएस के लिए आज भी कौन से चैलेंजेस यूं के त्यों बने हुए हैं, और तीसरा, आप गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी से क्या चाहते हैं? ओके, ठीक है। मुझे लगता है पहली तो शुरुआत होती है माइंडसेट से, कि आपके पास जब कोई सिम्टम आपका शुरू होता है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग ही कुछ लक्षणों को बहुत सीरियसली लेते ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अब डॉक्टर्स यूजुअली अगर कोई सिम्टम नॉर्मल है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे हाथों में झंझनी है या मुझे पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स किसी के भी दिमाग में ये चीज नहीं आती कि आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा। लेकिन जब कोई अनयूजुअल सिम्टम के साथ जाता है, अनयूजुअल से मेरा मतलब है कि अगर कोई एक यंग इंसान है, कोई यंग व्यक्ति है 17-18 साल या 20 साल का, और वो एकदम जाके कहता है कि सर मुझे आंखों से दिखना कम हो गया है या फिर कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो ये भी बात जरूरी है कि उनको पता हो कि वो कौन से डॉक्टर के पास जाना है। जैसे आंखों की समस्या आती है तो हमको पता है आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। तो ये समझ भी कि किस तरह के डॉक्टर के पास में जाऊं, वो एक दिक्कत है। प्लस अगर वो चला भी गया मान लीजिए एक आंखों के डॉक्टर के पास जिसको आंखों की तकलीफ आ रही है, उस टाइम पे आंखों का डॉक्टर भी यही सोचता है कि शायद इनको कुछ इन्फेक्शन की बात है, तो वो दवा पानी देता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो दिक्कत थी, आई थिंक दानिश जी 2014 तक, तो जब तक मेरा डायग्नोसिस हुआ था मैंने देखा था कि फिर भी कम अवेयरनेस थी। लेकिन अब ऐसा माध्यम है जहां पर जब डॉक्टर ये देखता है कि व्यक्ति की आंखों में एक्चुअल में कोई एकदम बड़ा एविडेंट डिफरेंस नहीं है, आंखें बिल्कुल सही सलामत दिख रही है अंदर और बाहर से, फिर भी व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, तो मैं ये बहुत दावे से कह सकती हूँ कि हमारे मैक्सिमम ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट तो एटलीस्ट अगर ये आंखों की समस्या है तो वो ये समझ जाते हैं कि ये कुछ अनयूजुअल है, शायद इसका ब्रेन से कुछ लेना देना, तो वो उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज जरूर देते हैं। अब अगर वो ये ना कर भी पाए तब वो उनको शायद कुछ टेस्ट के लिए बोलेंगे कि आप एक काम करिए, आप एमआरआई जैसी एक टेस्ट है वो करा के लाए। अब अगेन तीसरा बैरियर अब ये हो गया कि अब पेशेंट बोलेगा कौन सा टेस्ट है, उसमें खर्चा भी बहुत लगता है, एमआरआई एक सस्ती टेस्ट है नहीं। और यदि आप ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जो कि बहुत टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटीज है, बहुत ही एकदम ही छोटे छोटे शहर जो है और गांव है, वहां तो ऐसे अस्पताल आज है भी नहीं जहाँ पे आपको एमआरआई स्कैन जैसी चीज मिले, मशीनरी भी नहीं है वहां पे। हाँ, वो क्योंकि ये सुविधा नहीं होती है तो वो जांच करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगेन एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, चौथा प्रॉब्लम कि अब उनको ट्रैवल करके जाना है। तो कई बार उतना सब बैरियर जब उन्हें लगता है ना दानिश जी, तब वो सोचते हैं क्यों ही जाएं, और क्या ही हो जाएगा, आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम, अब वो चले भी गए, एमआरआई टेस्ट करवा भी लिया, तो अगेन वो स्कैन आता है, फिर आपको समझाया जाता है। और यदि हम ऐसे ग्रुप्स की बात करते हैं जिन लोगों को विज्ञान की इतनी समझ नहीं है कि मेरे साथ शरीर में क्या दिक्कत हो रही है, तो वो ये चीज डॉक्टर से समझे भी कैसे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलने में ही अपने आप में लोगों को इतनी तकलीफ जाती है, एमएस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ऐड करती है डायग्नोसिस को अपने आप ही। आप देखिए कितना समय इसमें वेस्ट हो सकता है यदि ये सब माइंडसेट, एटीट्यूडनल बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर, ये सब कुछ ऐड करते हैं डायग्नोसिस के डिले में। और डॉक्टर्स को जब ये समझ नहीं आता है
तो आप सोचिए, फिर तो आप भूल ही जाइए कि उस व्यक्ति का इलाज भी सही से समय पे होगा। इसका सोल्यूशन यही है दानिश जी की सबसे पहले हम इन जनरल प्रैक्टिशनर्स को अवगत कराएं, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे वो एक छोटे से गांव के हो, थोड़े स्मॉल टाउन से हो, या सिटीज के हो। और सिटीज में आज फिर भी हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में अवेयरनेस है, लेकिन गांव के डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम गांव की बात करते हैं तो हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है, वहां पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, पीएचसीज है। पीएचसीज में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनको एमएस के बारे में सब अच्छे से पता होगा? मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, पर वहां पर दूसरी ही प्रॉब्लम्स के लिए उन लोगों के पास इतना काम होता है। और जब हम पीएचसीज बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट रन बॉडीज हैं, वहां पे बहुत दिक्कत है इस अवेयरनेस की। तो जरूरी है मेरे ख्याल से सबसे पहला इनिशिएटिव जो ये है कि इन पीएचसीज, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनके साथ हम लोग अवेयरनेस करना शुरू करें। और पूना चैप्टर ने ये किया भी है। जहां से मैं आती हूँ भंडारा, वहां पे मैंने 2-3 बार सेशन किए भी, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस 1-2 सेशन के माध्यम से हमको एक पर्सन भी पकड़ में आया जो भंडारा में ही रहता है और जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस बिल्ड करना जरूरी है। और धीरे धीरे जब ये बड़ी बड़ी आईएमए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है डॉक्टर्स के, इनकी मदद से इस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और ये अवेयरनेस को एक बड़े लेवल पर बढ़ाई जाए, तो ये डायग्नोसिस का जो बैरियर है इसको हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मटेरियल बना सकते हैं, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, और लोकल भाषाओं में, इंग्लिश में नहीं। अगर मराठी, महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा में बताएं, हिंदी का प्रयोग करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैले। और अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने के बाद लग रहा है कि शायद उनको ये लक्षण है, तो वो फिर कम से कम सही समय पे सही व्यक्ति के पास, सही डॉक्टर के पास जा पाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक दो कुछ सोल्यूशन है जिससे कि हम जो डिले है डायग्नोसिस का, उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल दानिश जी, आज भी क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं? आज भी क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं? अगेन सेम माइंडसेट तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, आज भी मैं जानती हूँ, मुझे भी जब कई बार हेडेक होता है तो मैं सोचती हूँ मैं रेस्ट कर लेती हूँ और जाने देते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे को लगता है एटीट्यूडल बैरियर, और वो सेल्फ है, सेल्फ क्रिएटेड। और दूसरा है कि आपके आसपास के लोग भी बहुत बार आपकी कुछ चीजों को सीरियसली लेते नहीं है, तो वो एक और बैरियर है। दूसरा बैरियर अगेन यही कि जब हम ग्रास रूट्स की बात करते हैं, गाँवों की और छोटे शहरों की, वहां पर क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स लिए ही नहीं गए जहां पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के बारे में या डिसेबिलिटीज के बारे में बात हो रही है। यूजुअली जो लोग बात करते हैं वो ऐसे ही, आज भी हम लोग जब बात करते हैं तो विकलांगता को इन जनरल हम इसी तरीके से देखते हैं कि व्हीलचेयर हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया। अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ब्लड डिसऑर्डर्स पर चर्चा हो रही है, पर न्यूरो कंडीशंस के बारे में लोग नहीं इतना बात करते, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी लोगों को लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को बहुत लोग मेंटल इलनेस समझ लेते हैं। सबसे बड़ा बैरियर है ये चैलेंज है कि हमें वो माइंडसेट भी और वो अवेयरनेस भी ठीक करनी है कि न्यूरो का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पागल है, राइट? और क्योंकि हम उसको मानसिक जब हम शब्द लगा देते हैं तो लोगों के विचार अलग बदल जाते हैं। कई लोग उसी के मारे, जिन घरों में लोग होंगे एमएस के ना, उनके परिवार वाले सामने से आके ये चीजें शेयर नहीं करते हैं। तो सर्वेज में जब आशा आंगनवाड़ी के लोग सर्वे करते हैं, वर्कर्स हमारे जब सर्वे करते हैं या डेटा रिकॉर्ड होता है, तो कई बार उस शर्म के मारे, उस झिझक के मारे लोग बातें छुपाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम किस तरीके से सरकार के से हम लोग ये चीजें मांगेंगे? तो सबसे बड़ा बैरियर है इसका आंकड़ा, चाहे फिर वो लोकल सर्वे हो, NHS का फैमिली सर्वे हो, नेशनल फैमिली सर्वे जो हम करते हैं, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, या फिर एक सर्टिफिकेशन की भी बात। सर्टिफिकेशन तो मेरे ख्याल से बहुत आगे की बात है दानिश जी, लेकिन जो छोटे छोटे जो हम लोग रेगुलर सर्वेस करते हैं या जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, उन सब में क्या हम पूरी 21 डिसेबिलिटीज की एक लिस्ट बनाते हैं? क्या हम वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज को जांच करते हैं? आज वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सही से हो नहीं पा रही है लोगों की सरकार तक और सरकार की लोगों तक। वो एक और सबसे बड़ा बैरियर है। और तीसरा, जैसे मैंने बोला, भारत सरकार जो बजट हर साल तय करती है डिसेबिलिटी के ऊपर, अब आप जनरली जब आप डिसेबिलिटी बजट बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आज भी हम अवेयरनेस के हिसाब से ज्यादा सोचते हैं जब हम बैरियर की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इनिशिएटिव्स थोड़े कम लिए गए हैं। अब लेने शुरू हुए हैं, बट वो कम इसलिए क्योंकि शायद लोग कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट एक प्रॉब्लम है, या फिर बजट है भी तो बजट अंडर यूटिलाइज्ड है।
तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बैरियर है कि आज भी क्यों हमारे सिस्टम्स इतने एडवांस और डेवलप नहीं हो पाए हैं, क्योंकि या तो बजट कम है या फिर बजट देखते हुए देने के बावजूद पड़ा भी हुआ है। हाँ उसका इस्तेमाल हो नहीं रहा है और लोग कर नहीं रहे हैं सही काम के लिए। जी, तो अब ओवरऑल आप कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन तो फ्रैंकली मेरी ऐसी कोई खास बड़ी तो नहीं है, बट मैं ये सपोर्ट जरूर चाहूंगी लोगों से। एक सिंपल सा मैं आपको रिक्वेस्ट बताऊंगी दानिश जी। कल ही जब हमारा इतना बड़ा इवेंट हुआ तो मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पिछले 1-2 सालों में मैंने देखा है कि जब भी कोई डिसेबिलिटी रिलेटेड डे आता है दे सेलिब्रेट। उनका सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कि पोस्ट आया है, एटलीस्ट उस दिन तो उसके बारे में बात होती है। तो ये तो पिछले 1-2 सालों में मैंने चेंज देखा कि वर्ल्ड एमएस डे पर कुछ डाला जाता है, लेकिन उसके पहले तक के एमएस के बारे में तो बात तक नहीं होती थी। और मैंने ये तक देखा है कि अच्छे अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन लोगों के बड़े बड़े बैनर्स में वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे जो है उसकी डेट्स ही गलत है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की स्पेलिंग तक गलत है। तो मुझे तो लगता है पहले शुरुआत हमें वहां से करनी पड़ेगी। जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो ये है कि आप जब भी डिसेबिलिटीज की इन जनरल बात करें तो इनविजिबल डिसेबिलिटीज के बारे में भी प्लीज सोचिए। इनविजिबल डिसेबिलिटीज में न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ज्यादा करके होती हैं। मोस्ट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आर आल्सो इनविजिबल इन नेचर इनिशियली। तो मेरी सोसाइटी से जो इच्छा है, जो मांगे, वो ये है कि जब आप कोई भी चीज इसके बारे में पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि आप इस मैसेज को एम्पलीफाई करें, अपने तक सिर्फ ना रखें। अगर आपको कुछ पता चलता है, आप हमारी एलाइज बनिए, आप हमारे सपोर्टर्स बनिए। हम जब इवेंट्स करते हैं तो हम पब्लिकली बहुत शेयर करते हैं दानिश जी सोशल मीडिया पर। पर मुझे लगता है कि आज इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अपनी ही डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है और अपने ही इनिशिएटिव सोचता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हम लोग साथ मिलकर एक साथ ये चीजें नहीं करेंगे तो आगे डिसेबिलिटी सेक्टर ही बहुत आगे तक जा नहीं पाएगा। तो मेरी कम्युनिटी से ये एक्सपेक्टेशन है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब एक आपके साथ एक्ट में जुड़ी हुई एक डिसेबिलिटी है तो प्लीज उनको अपने हर कॉन्वर्जेशन में रखिए। आप जितने पैनल डिस्कशंस करते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि एक्चुअली सारी 21 डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो। आप अपने इवेंट्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लोगों को बुलाइए। अगर आप नहीं जानते हैं कि इनको एमएस है, एमएस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़िए, उनके प्रतिनिधित्व को बुलाइए, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन भी पहुंचे, हमारी आवाज भी पहुंचे, और जहां जरूरी है हम अपना रिकमेंडेशन दे पाए। इसी से मुझे लगता है कि बहुत हद तक चीजें सुधर पाएंगी। बिल्कुल, बाकियों का पता नहीं, लेकिन हम हर डिसेबिलिटी के लिए ओपन है। जब भी कोई रीच आउट करता है तो प्रेफरेबली ऑलवेज रेडी टू डू अ पॉडकास्ट ऑन दैट, ताकि हम अपना रोल अदा कर सकें। आशा मैम, आपका क्या जी। मैसेज रहेगा लोगों के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको जब भी कुछ सिम्टम्स छोटा मोटा हो तो उसे कोई भी निगलेक्ट न करे, सीधा पहले तो डॉक्टर के पास चले जाए। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टरों को भी ये थोड़ा ध्यान रखें कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ओवरलैप होते हैं। कई डिजीज़ों में एक ही सिम्टम होता है, तो डॉक्टर भी थोड़ा मतलब ध्यान देकर जांच करें। इसका मतलब इजी न रहें, इतना सिंपल न लें कि किसी को अगर मूंगी आ रही है, जैसे कि वो कहते हैं ना, हाँ, तो उसको ऐसा छोटे मोटे डॉक्टर के पास भेज दें, ऐसा न करें। और उसके उसके उसकी ओर बर्ताव ठीक सही ढंग से करें। बिल्कुल, तो एम्पैथेटिक रहें। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आशा मैम, आपने समय दिया और आज एमएस डे के ऊपर हमने बात की और होपफुली लोगों को इस शो के माध्यम से अवेयरनेस होगी। थैंक यू सर। थैंक यू धानिश जी, थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने आशा मैम से, अंजलि मैम से, जिन्होंने वर्ल्ड एमएस डे क्या है, क्या थीम है, कैसे आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता के आप अवेयर कर सकते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे। एम्पैथेटिक रहें, अवेयरनेस फैलाएं, ताकि जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको मदद मिले। और अगर किसी को एमएस है तो आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। गूगल पर सर्च करें, हर चैप्टर की आपको डिटेल मिल जाएगी और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।
फ्री एस लर्निंग के साथ मनाए ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। इस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर बैरियर ब्रेक लेकर आए हैं 1 महीने का फ्री एस लर्निंग सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलेंगे 21 एस बाइट्स और 11 कोर्सेज। CPSEC सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए एकदम सही। फ्री सब्सक्रिप्शन पाने के लिए बैरियर ब्रेक एस लर्निंग पर जाएं। याद रहे ace.barrierbreak.com यानी कि ace.barrierbreak.com पर। यहाँ पर प्रो मंथली प्लान चुनें। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए कोड है GAAD25। बोनस अलर्ट, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पाएं मुफ्त। दोस्तों, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो इंतजार न करें, इस अवसर का लाभ उठाएं और पहुंच से जुड़ी सभी चीजों के कोर्स पर अपनी पहुंच बनाएं। इस साल ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को बनाएं फ्री एस लर्निंग के साथ एकदम खास। आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। 10 से 12 अक्टूबर गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ हुनर को मिलेगा मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियां। नाट्य, संगीत, कला, कहानियां, नई तकनीकें, खेल और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप हो कलाकार, सहयोगी या फिर दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefestgoa.gov.in। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन।